घटनासार वीडियो 6। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना और प्रतिभा को बढ़ाना तथा विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना। दिव्यांग खेल के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजनों अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। विकलांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र है। यह महत्वपूर्ण पहल सभी के लिए खेल समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। विकलांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र विकलांग व्यक्तियों के खेलों में समान अवसर प्रदान करने, उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने और विभिन्न खेल विषयों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस केंद्र की स्थापना के लिए 34 एकड़ क्षेत्र में 151.16 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना के हैदराबाद स्थित केरल के सिद्दीपेट जिले के बुरुंगपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है, जिसका अनावरण 28 नवंबर 2023 को किया गया। 3 महीने की 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया गया यह अभिनव निर्माण एक महत्वपूर्ण तकनीकी मील पत्थर है। मंदिर निर्माण हैदराबाद की अपुसुंजा इंफ्राटेक ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन प्रदाता सिपली फोर्स क्रिएशन के सहयोग से किया है। 4000 वर्ग फीट में फैला और 35.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के 3 अलग अलग हिस्से हैं। विशेष रूप से मंदिर में 3 गर्भगृह और 3 गोपुरम शिखर हैं, प्रत्येक अलग देवता को समर्पित। इन गर्भगृहों में भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय, भगवान गणेश को समर्पित एक मोदक और देवी पार्वती के लिए एक कमल के आकार का मंदिर शामिल है। इस पवित्र स्थान को स्थानीय रूप से विकसित सामग्रियों और सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक इन हाउस सिस्टम का उपयोग करके सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। गर्भगृह 3D प्रिंटेड तकनीक की सरलता को प्रदर्शित करता है और मंदिर के शेष तत्व जैसे खंभे, स्लैब और फर्श पारंपरिक भवन तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया है। राज्य के हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना है। अक्टूबर 2023 में इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार केरल में सोने का कारोबार लगभग 250 टन की वार्षिक बिक्री के साथ 1 लाख करोड़ से अधिक का है। राज्य में लगभग 12,000 स्वर्ण व्यापारी हैं, जिनमें से अधिकांश के पास BIS पंजीकरण है और BIS हॉलमार्किंग केवल 2 ग्राम से अधिक वजन वाले टुकड़ों पर लागू होता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज कोस्ट सेरेना 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। कोस्टा क्रूज इटली कार्निवल कॉरपोरेशन का हिस्सा है, जो प्रतिष्ठित क्रूज बांडों के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रूज समूह में से एक है। मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित वैश्विक समुद्री सम्मेलन के दौरान भारत ने 2047 तक 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं के अनुरूप सुसंगत एवं क्रूज पर्यटन नीति शुरू करने की भी योजना बना रही है। यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में कोझीकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क को अक्टूबर 2023 में जारी नवीनतम सूची में केरल के कोझीकोड को साहित्यिक शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया है। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर पर यूनेस्को के महानिदेशक और ऑड्रे अजोले ने 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित किया है। यूनेस्को का सिटीज नेटवर्क 7 श्रेणियों में वर्गीकृत है। शहरों का नेटवर्क है, इसमें शामिल और लोकल डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला, संगीत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कोझीकोड और ग्वालियर के यूनेस्को क्रिएटिव शहर सूची में शामिल होने के बाद भारत में शहरों की संख्या 8 हो गई है। नामी शहरों का चयन उनकी विकास कार्यनीति में संस्कृति और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया गया है। वैश्विक स्तर पर जिन 53 अन्य
रचनात्मक शहरों को सूची में शामिल किया गया। उनमें प्रमुख है बुखारा शिल्प और लोक कला, कैसाब्लांका मीडिया, चोंगकिंग डिजाइन, काठमांडू फिल्म, रियो डी जेनेरियो साहित्य, उलान बटोर शिल्प और लोक कला। नए नामित क्रिएटिव शहरों को पुर्तगाल का ब्रागा में प्रस्तावित यूसीसीएन की वार्षिक सम्मेलन जुलाई 2024 में अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना विषय के तहत भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यूनेस्को के इस नेटवर्क में अब 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दामोह में। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत मध्य प्रदेश का दामोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य का घर बनने जा रहा है, जो वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों की प्रगति का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने नोरादेही अभ्यारण्य को दामोह जिले के दुर्गावती अभ्यारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को नवंबर में मंजूरी देते हुए सूचना जारी कर दी है। अब यह देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य होगा। इसे 2300 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया जाएगा। पिछले दामोह जिले के जबेरा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होगा और इसके क्षेत्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार सागरा, दामोह एवं नरसिंहपुर जिले में होगा, जो राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य होगा। नया बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र की बाघ आबादी के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा, जो वर्तमान में 16 है। बुंदेलखंड का दामोह जिला पिछड़े इलाकों में शामिल है, लेकिन इस टाइगर रिजर्व के बनने के बाद क्षेत्र में पर्यटन का विकास होगा। वन विभाग फिलहाल अगले 2 से 3 महीने के भीतर टाइगर रिजर्व स्थापित करने पर काम कर रहा है। तमिलनाडु की नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना। तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर बकरी की एक प्रजाति का संरक्षण करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। स्थानीय रूप से वराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। नीलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने में अपने कौशल के लिए जानी जाती है। इस पहाड़ी बकरी को माउंटेन मोनार्क कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य परिस्थिति के प्रति बेहतर समझ विकसित करना और नीलगिरी तहर को उसके ऐतिहासिक पर्यावासों के पुनर्वास सुनिश्चित करना। नीलगिरी तहर पर मंडरा रहे खतरे का समाधान करना और उसके बारे में लोगों को जागरूक भी करना इस परियोजना के उद्देश्य में शामिल है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। नीलगिरी तहर का उद्देश्य संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का वाराणसी में उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर में एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है, जो 3 लाख वर्ग फीट में फैला। इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं। मंदिर को कमल के फूल की आकृति में तैयार किया गया, जिसकी दीवारों पर 4000 वेदों के श्लोक अंकित हैं। मंदिर की भव्य नक्काशी की गई है। मंदिर की 7 मंजिला और 7 चक्रों को समर्पित है। भारत में के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। अमेरिका की न्यूजर्सी के रॉबिन्स विले टाउनशिप में बने BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया। 183 एकड़ में फैले इस मंदिर की माप 255 फीट × 345 फीट × 191 फीट और इसमें 14,000 से अधिक मूर्तियां और प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। भारत के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो 500 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। नई दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। 17 दिनों के बाद सिलकयारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान पूरा हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन सिलकयारा सुरंग में फंसे सभी 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों के अथक प्रयासों के बाद सुरंग से 18 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल NDRF और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रक्रिया बल की टीमों ने पहिएदार स्ट्रेचर पर एक एक करके 900 मिमी की पाइप के द्वारा श्रमिकों को बाहर निकाला। सुरंग से बाहर आने के बाद श्रमिकों को साइट पर चिकित्सक पेशेवरों द्वारा इलाज किया गया।
बचाए गए श्रमिकों को गर्म कपड़े और चिकित्सा मनोवैज्ञानिकों के परामर्श पर प्रदान किया गया। मजदूरों को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में आगर मशीनों के से 47 मीटर तक खुदाई की गई थी। भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजने के लिए 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन सुरंग बिछाई गई थी। इस बचाव अभियान में रेड होल खनिकों या रेड माइनर ने 24 घंटे से भी कम समय में अंतिम 10 मीटर की खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई जब अमेरिका की ऑगर ड्रिल मशीन खुदाई के दौरान टूट गई। रेड होल माइनर इसलिए भी चर्चा में रहे क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में रेड होल खनन तकनीक का उपयोग करके कोयला खनन के प्रतिबंध लगा दिया था। कोयला निकालने के लिए रेड होल खनन का उपयोग आमतौर पर 3 से 4 फीट ऊंची सकरी सुरंग खोदने के लिए किया जाता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने की व्यवस्था होती है। सिलक्यारा सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरने के बाद ये मजदूर 12 नवंबर से सुरंग में फंसे हुए थे। इनमें 41 श्रमिकों में से 15 झारखंड से, 8 उत्तर प्रदेश से और 5 ओडिशा और बिहार से थे और शेष असम और पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड से थे। उत्तराखंड में स्थित सिलक्यारा बेड बड़कोट सुरंग 4 धाम ओवर वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। सुरंग को 4.5 किलोमीटर 2.8 मील लंबा बनाने की योजना है। यह धरासू को यमुनोत्री से जोड़ेगा। इसका निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने में इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया के आर्नोल्ड डिक्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। प्रोफेसर डिक्स भूमिगत और परिवहन बुनियादी ढांचा विशेषज्ञ है। उन्हें भूमिगत सुरंग निर्माण का दुनिया का शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता है। IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रूबेला टीका मोबेला लॉन्च किया गया। एस लाइव एन्यूएटेड MR वैक्सीन को वियतनाम के पॉलीबैग इंस्टीट्यूट के साथ साथ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने विशेष साझेदारी के साथ विकसित किया है। मोबेला को तमिलनाडु के उदग मंडलम ऊटी में IIL डिवीजन ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट HBI के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में 25 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। व्यापक मानव नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से टीका सुरक्षित और प्रभावी साबित हुआ। यह विश्व स्तर पर लगभग 1 लाख बच्चों की जान लेने वाले घातक खसरे और रूबेला को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करेगा। 1998 में IIL का एक प्रभाग ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट HBI की स्थापना ऐसे समय में की गई जब स्वदेशी टीका की आवश्यकता सर्वोपरि थी। इसमें 1998 में भारत का पहला सुरक्षित बेरोसेल रेबीज वैक्सीन अभयरब विकसित किया गया, जिसमें दर्दनाक तंत्रिका ऊतक टीकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। अभयरब वर्तमान में दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन है। तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 8 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत की यात्रा की। 8 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की यह भारत की यात्रा थी। नई दिल्ली में औपचारिक स्वागत के बाद 9 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। बेहद गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न इस वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार दोनों नेताओं ने साझा किए। दोनों देशों के बीच बने घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों की प्रशंसा करते हुए दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की जुलाई 2016 की तंजानिया यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और अधिक गहरे हुए हैं। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दोनों देशों के आपसी द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने की घोषणा दोनों पक्षों ने की और कहा कि रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों को समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, विकास साझेदारी, व्यापार और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने में मदद मिलेगी। वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन, असैन्य जहाज मूवमेंट की पहले दी गई जानकारी साझा करते हुए खेलकूद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, समुद्री उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के अतिरिक्त तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना आज से जुड़े 6 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर वार्ता के दौरान ही किए गए।
इसके अतिरिक्त पर्यटन, समुद्री व्यापार, सेवाओं, बुनियादी ढांचा, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री खनन व महासागर संरक्षण सहित नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में रुचि तंजानिया की ओर से व्यक्त की गई। स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार करने की इच्छा दोनों नेताओं ने वार्ता में व्यक्त की। भारत की ओर से तंजानिया को दी गई 1.1 अरब डॉलर से अधिक की क्रेडिट लाइन पर तंजानिया की ओर से संतोष व्यक्त किया गया। जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत की प्रशंसा तंजानिया की ओर से की गई। तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जीबीए में शामिल होने का निर्णय का भारत ने स्वागत किया। 2028-29 में सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्ष सदस्यता के समर्थन के लिए तंजानिया के समर्थन की सराहना भारत की ओर से की गई। आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा भी वार्ता के पश्चात जारी साझा बयान में की गई। भारत तंजानिया संबंधों को और मजबूती प्रदान करते हुए मेहमान राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर को सम्मानित किया। इसके पहले संस्थान की ओर से गहरी कृतज्ञता मेहमान राष्ट्रपति ने व्यक्त की। जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली यह पहली महिला थी। भारत की वर्टिकल विंड टनल पहली है ये। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल एसएफटीएस में अपनी पहली वर्टिकल ऊर्ध्वाधर विंड टनल डब्ल्यूडब्ल्यूटी की स्थापित किया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 25 अक्टूबर 2023 को वर्टिकल विंड टनल डब्ल्यूडब्ल्यूटी का उद्घाटन किया। इस विशेष बलों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को बेहतर करने व अत्यधिक ऊंचाई से हवा में छलांग लगाने वाले सैनिकों के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है और इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों की क्रांतिकारी बदलाव लाना है। वर्टिकल विंड टनल एक फ्री फॉल सिमुलेटर के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न कॉम्बैट फ्री फॉल हजारों फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ कूदना स्थितियों का अनुकरण करने के लिए विशिष्ट गति को हवा में एक स्तंभ बनाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था का सदस्य बन गया। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन सीएसी की कार्यकारी समिति में रोम इटली में 27 से 30 नवंबर 2023 को बैठक में भारत को इस कमीशन में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। इसका सदस्य बनने से भारत को विभिन्न खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। वर्तमान में इसके कुल 189 देश हैं, जिसमें 188 देश प्लस यूरोपीय यूनियन के सदस्य के रूप में शामिल है। इसकी कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष व 6 क्षेत्रीय समन्वयक होते हैं। शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन, जहां विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, तथा कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जिनमें बेलूर, हेलीबेड तथा सोमनाथपुरम के पवित्र मंदिर शामिल हैं, को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में सितंबर 2023 में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में इन्हें शामिल करने का निर्णय यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की सऊदी अरब में रियाद में 10 से 25 सितंबर 2023 को संपन्न 45वीं सत्र की बैठक में लिया गया। इन दो स्थलों को मिलाकर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब 42 हो गई है। इनमें 34 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित श्रेणी का स्थल शामिल है। इससे पूर्व यूनेस्को ने तेलंगाना के वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को और गुजरात कच्छ जिले में हड़प्पा कालीन धोलावीरा को विश्व विरासत स्थल जुलाई 2021 में घोषित किया था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 180 किमी उत्तर की ओर बीरभूम जिले में स्थित है, जिसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। होयसल
दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था जिसने 10वीं से लेकर 14वीं सदी तक कुल 317 वर्ष तक शासन किया। इसकी राजधानी पहले बेलूर थी जिसे बाद में हलेबीड स्थानांतरित किया गया। होयसल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता और नक्काशीदार बनावट को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण माना जाता है। होयसल के बेलूर और हेलीबीड व सोमनाथपुरम स्थित मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक पहले से ही है। रियाद में संपन्न यूनेस्को के विश्व विरासत समिति की इस बैठक में भारत के 2 स्थलों सहित देश के कुल 45 स्थलों को इस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जिसमें से 36 सांस्कृतिक स्थल श्रेणी और 9 प्राकृतिक स्थल की श्रेणी में शामिल है। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुल 1199 स्थल शामिल है, जिसमें से 933 स्थल सांस्कृतिक स्थल श्रेणी में और 227 प्राकृतिक स्थल व 39 मिश्रित स्थल श्रेणी में शामिल है। कुल 168 विभिन्न देशों के फैले इन स्थलों में सर्वाधिक 59 स्थल इटली में, 57 स्थल के साथ चीन दूसरे स्थान पर और 52 स्थलों के साथ जर्मनी, फ्रांस एवं 50 स्थल के साथ स्पेन है। भारतीय वायुसेना का नया ध्वज। भारतीय वायुसेना को उसका नया ध्वज 8 अक्टूबर 2023 को उसकी स्थापना दिवस की 91वें वर्षगांठ के अवसर पर प्राप्त हुआ। 72 वर्ष के अंतराल के पश्चात वायुसेना को उसका नया ध्वज मिला। इस ध्वज का अनावरण वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमांड मुख्यालय से किया। नीले रंग के नए ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने पर भारतीय वायुसेना का लोगो प्रतीक चिन्ह को जोड़ा गया है, जिसके शीर्ष पर भारत के राज चिन्ह अशोक स्तंभ के शेर व देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। लोगों में हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी ईगल को घेरे हुए है, जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शः दीप्तम ईगल के नीचे देवनागरी में सुनहरे अक्षरों में अंकित किया गया है। यह आदर्श वाक्य भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है, जिसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छुओ। टच द स्काई विथ ग्लोरी। नए ध्वज में भी दाईं ओर नीचे वायुसेना का गोल निशान तथा ऊपर बाएं ओर कोने पर तिरंगा झंडा बरकरार है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय वायुसेना IAF को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। RIAF के ध्वज में ऊपर बाईं ओर अंग्रेजी झंडा यूनियन जैक लगा बना हुआ था। आज़ादी के बाद 1951 में यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झंडा लगाकर नया ध्वज बनाया गया था। 72 वर्ष पश्चात अब नया ध्वज भारतीय वायुसेना को मिला। 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन। देश में जन्म एवं मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी डेटाबेस तैयार करने तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नामांकन, आधार नंबर व सरकारी नियुक्तियों में तथा पासपोर्ट आवेदन आदि के लिए आवश्यक एकल जन्म प्रमाण पत्र के लिए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 को संसद के दोनों सदनों ने अगस्त 2023 को पारित किया। लोकसभा द्वारा 1 अगस्त व राज्यसभा द्वारा 7 अगस्त को पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन भी 12 अगस्त 2023 को प्राप्त हो गया। इस संशोधन कानून द्वारा 1969 में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1959 में संशोधन कर जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के प्रावधान किया गया। संशोधित कानून के तहत राज्यों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI द्वारा संचालित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करना होगा। संशोधित अधिनियम से नागरिक पंजीकरण प्रणाली को और बेहतर कर धोखाधड़ी व पहचान में हेराफेरी पर अंकुश लगाने में जहां मदद मिलेगी, वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। संशोधन अधिनियम में प्रभावी होने के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्तियों, मतदाता सूची में नाम लाने आदि के मामले में एक ही जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। जन्म मृत्यु के पंजीकरण के नियमन के लिए 1969 में अधिनियम लाया गया था और यह पहला अवसर है जब इस अधिनियम में संशोधन किया गया।